वाइवा क्लास के एंड में लेते हैं। पहले हम दो सेक्शंस ले लेते हैं। सेक्शंस आज के लिए जो है हमारे पास सेक्शन 53 एंड 53A, इसको कंप्लीट करते हैं। लास्ट में क्लास में टाइम बचेगा तो अपन वाइवा रखते हैं। ओके मैम, हाँ जी, सेक्शन 11 में हिंदी में सृष्टि लिखा है। सृष्टि इसका मतलब क्या होता वापस बताएंगे प्लीज। है? सेक्शन 11 है, उसका लैंग्वेज है सृष्ट इत के विरुद्ध निर्बंधन। इसमें सृष्ट इत का मतलब क्या होता है? सृष्ट मतलब जिसे क्रिएट किया गया है, जिसे बनाया गया है, उसके विरुद्ध निर्बंधन मतलब कुछ रोक लगाई जाना, रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाना। क्लियर है बूटा सिंह? जी मैम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 53 एंड 53A। तो अब यहाँ पे इन्होंने कौन सा ट्रांसफर कहा है? फ्रॉडुलेंट, सेक्शन 53। फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ? जहां पे फ्रॉड की इंटेंशन के साथ ट्रांसफर किया जा रहा है ना? कौन सी इंटेंशन के साथ? फ्रॉड करने की इंटेंशन के साथ हम किसी को धोखा देना चाह रहे हैं और हम प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ऐसे ट्रांसफर की पोजीशन के बारे में बात की गई है। जैसे कि एक व्यक्ति के पास प्रॉपर्टीज है XYZ। अब इसके पास काफी सारे डेट्स हैं, लोन्स हैं, जिसके लिए अब उसको लगता है कि लोन्स को पे ऑफ करने के लिए मेरी इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किया जाएगा और ये मेरी सारी प्रॉपर्टी कहाँ चली जाएगी? क्रेडिटर्स के पास लोन्स को पे ऑफ करने में चली जाएगी। तो मैं क्या रास्ता निकालूं कि मैं अपनी इस प्रॉपर्टी को बचा लूं? ये क्या करता है? क्रेडिटर्स के पास ये वैसे तो राइट क्रेडिटर्स का ही था, लेनदारों का था, क्योंकि जो लोन दिया है उन्होंने वो इस प्रॉपर्टी के बदले दिया है, यहाँ उनके पास सिक्योरिटी भी है। और ये व्यक्ति अगर अपने लोन पे नहीं कर पाएगा, डेट्स पे नहीं कर पाएगा, तो राइट किसका है? क्रेडिटर्स का है यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का। लेकिन यहाँ पर इंटेंशन इस व्यक्ति ने, डेटर ने क्या रखी है? फ्रॉडुलेंट इंटेंशन, धोखा देने के इरादे से ये क्या कर रहा है? इस प्रॉपर्टी को बी नाम के व्यक्ति को ट्रांसफर कर रहा है। ये ट्रांसफरी जो व्यक्ति है, इसको इसने अपनी पोजीशन बता दी। इसने कहा, ये इसका फ्रेंड ही है बी, और इसको ये बताता है कि भाई मैं क्या चाहता हूँ कि मेरी प्रॉपर्टी XYZ जो है वो क्रेडिटर्स के हाथों में ना जाए, सेव हो जाए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी देना चाहता हूँ। तो ये जो बी नाम का व्यक्ति ट्रांसफरी है, ये इस इंटेंशन को भी जानता है, इसके इस उद्देश्य को जानता है कि यहाँ पर ये प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किस इरादे से कर रहा है। यानी कि ये उसका साथ दे रहा है। ये कहता है ठीक है, आप मेरे नाम पे प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर दीजिए। तो कागजों में और सब जगह पे डॉक्यूमेंट्स में क्या शो हो गया कि ये प्रॉपर्टी अब ए की नहीं है, ये प्रॉपर्टी बी की है। अब अगर ये प्रॉपर्टी ए की है ही नहीं तो ए के क्रेडिटर्स के पास लोन पे ऑफ करने में इस्तेमाल भी नहीं की जाएगी। इस तरह जब सारा मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा, सॉर्ट आउट होने का मतलब क्या हुआ? जब डेटर के पास कुछ है ही नहीं तो क्रेडिटर्स को कोई पेमेंट भी नहीं होगा, फाइल यूं की यूं डिस्चार्ज हो जाएगी, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कि यहाँ पर ए की जो भी लाइबिलिटी होगी, वो प्रॉपर्टी तो है नहीं, प्रॉपर्टी के पास से लाइबिलिटी उसकी खत्म हो जाएगी। तो जब ये ओवर हो जाएगा सारा मामला, क्रेडिटर्स को पता लगेगा कि उसका पैसा चुकाने में मैं सक्षम नहीं हूं, ना मेरे पास संपत्ति है, उसके बाद में आप मुझे वापस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देना मिस्टर बी, तब आप मुझे मेरी संपत्ति वापस दे देना। तो अपन अभी जो ट्रांसफर कर रहे हैं ये यहाँ पर ट्रांजैक्शन जो है वो क्रेडिटर्स को मेरी प्रॉपर्टी ना जाए, इससे इसको सेव करने के ऑब्जेक्ट से कर रहे हैं। तो ऐसे ट्रांजैक्शन में इंटेंशन ही फ्रॉडुलेंट है, और जो ट्रांसफरी है वो भी इस व्यक्ति का साथ दे रहा है, डेटर का। तो ये ट्रांजैक्शन जो किया गया है, ए ने बी को जो प्रॉपर्टीज ट्रांसफर की है, ये क्या माना जाएगा? वैलिड नहीं माना जाएगा। क्रेडिटर्स के ऑप्शन पर, लेनदारों के ऑप्शन पर, विकल्प पर ये जो ट्रांसफर किया गया ये कहलाएगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है वो समझते हैं कि जहां पर
एग्रीव्ड पार्टी जो पीड़ित पक्ष होता है उसके ऑप्शन पर उसे वॉइड डिक्लेयर कराया जा सकता है। मतलब क्रेडिटर्स अगर ये कहते हैं कि अगर वो कोर्ट जाके ये कहते हैं कि हमें हमारी जो लोन है वो रिकवर करना है इस प्रॉपर्टी में से, इन्होंने जो ट्रांसफर करके दिखाया है कि मैं संपत्ति का मालिक नहीं हूँ, कोई और संपत्ति का मालिक है, इस ट्रांसफर को वॉइड डिक्लेयर कर दीजिए, शून्य घोषित कर दीजिए, संपत्ति वापस ए को दिलवाइए, और ए का मतलब वो सारी संपत्ति हमारे पास उस प्रॉपर्टी को बेच के जो हमारा लोन है वो रिकवर करवाइए। ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, है ना। तो अब हम इस सेक्शन को देखते हैं। आप इसके लिखिए असेंशियल एलिमेंट्स, आवश्यक तत्व। नंबर 1, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ये केवल किस पर एप्लीकेबल होगा? इमूवेबल, अचल संपत्ति पर। अचल संपत्ति का अंतरण। नंबर 2, अंतरणकर्ता का ऋणी होना आवश्यक। अंतरणकर्ता का ऋणी होना आवश्यक। ट्रांसफर मस्ट बी अ डेटर। मतलब जो ट्रांसफर करने वाला है उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए कि उसके पास लोन है जो उसको पे करने हैं। थर्ड लिखिए, ऋणदाता को विफल और ऋणदाता को विफल और विलंबित करने के उद्देश्य से अंतरण किया जाना चाहिए। अंतरण किया जाना चाहिए। ट्रांसफर मस्ट बी मेड with the object to defeat or delay creditors. Transfer must be made with the object to defeat or delay the creditors. Next, अंतरिती प्रतिफल सहित बिना सूचना के सद्भाव पूर्वक क्रेता नहीं होना चाहिए। सद्भाव पूर्वक क्रेता नहीं होना चाहिए। Transferee must not be a buyer with consideration and bona fide intention. Bona fide intention. लास्ट पॉइंट, संपत्ति का अंतरण ऋणदाता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को किया जाना चाहिए। संपत्ति का अंतरण ऋणदाता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को किया जाना चाहिए। ट्रांसफर मस्ट बी मेड टू अनदर पर्सन। ट्रांसफर मस्ट बी मेड टू अनदर पर्सन other than creditor, other than creditor. मैं 4 पॉइंट वापस बोल रहा हूँ। फोर्थ पॉइंट था अंतरिती प्रतिफल सहित बिना सूचना के सद्भाव पूर्वक क्रेता नहीं होना चाहिए। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या बात बताई है एसेंशियल पॉइंट्स में, जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो कैसा होना चाहिए? ट्रांसफर होना चाहिए, अंतरण होना चाहिए। अब अंतरण क्या है, ट्रांसफर क्या है, इसके बारे में आप क्या जानते हो? जो सेक्शन 5 में आपने पढ़ा है। इसके अलावा और भी तरीके के ट्रांजैक्शंस जिन्हें कि सेक्शन 5 की डेफिनेशन से बाहर निकाला गया था, जैसे कि विभाजन हो गया, जैसे समर्पण हो गया, त्याग हो गया, हमने पढ़ा है। पार्टीशन वगैरह इस कैटेगरी में नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हाई कोर्ट्स के डिफरेंट जजमेंट्स रहे हैं जिसमें कुछ सिचुएशंस में इन्होंने इन पॉइंट ऑफ व्यू से किए गए ट्रांजेक्शन्स को, पार्टीशन को या फिर सरेंडर को क्या माना है? ट्रांजेक्शन माना है। सेक्शन 53 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उनका फ्रॉडुलेंट इंटेंशन नजर आता है, और मेन पर्पस जो है वो क्या है? क्रेडिटर्स को धोखा देना। क्रेडिटर्स के हाथ में प्रॉपर्टी नहीं जानी चाहिए। इस ऑब्जेक्ट से अगर ट्रांसफर किया गया है तो पार्टीशन को या सरेंडर को इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में ट्रांसफर की कैटेगरी में माना गया है, यानी उनपे भी सेक्शन 53 एप्लीकेबल होगा। और खास बात क्या कही है यहाँ पे?
कि यहाँ पे जब अपन कह रहे हैं कि ट्रांसफर होना, ट्रांसफर कहाँ से हुआ है, ए से बी को जब ट्रांसफर हुआ है प्रॉपर्टी का, तो इन्होंने कहा ये ट्रांसफर वैलिड होना चाहिए, वैध अंतरण होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक फॉल्स तरीके का ट्रांजेक्शन कर रहे हो, वर्बली कह रहे हो। ए ने बी को कहा कि भाई कोई भी आएगा तो मैं उसे कह दूंगा भाई मेरी नहीं है संपत्ति, बी की है। कह देने से क्या होता है, संपत्ति कैसी होनी चाहिए, लिखित में ट्रांसफर होना चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन जहां रिक्वायर्ड है वहां होना चाहिए, स्टैंप लगने हैं तो स्टैंप लगेंगे, सारी फॉर्मेलिटीज होंगी, अटेस्टेशन होना है तो अटेस्टेशन होना है। मतलब केवल छल दिखावा झूठा ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए, ये ट्रांजैक्शन वैध होना चाहिए। किसके द्वारा, जो ट्रांसफर के द्वारा ट्रांसफरी को किया गया है। रिलेटेड टू किससे होना चाहिए, अचल संपत्ति से होना चाहिए, है ना। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे मैं आपको एक केस बताती हूँ, सुंदरलाल वर्सेस गुरु शरण। सुंदरलाल वर्सेस गुरु शरण का मामला, जिसमें क्या हुआ था, एक सरेंडर हुआ है, परित्याग हुआ है। एक शेयर होल्डर ने दूसरे शेयर होल्डर के फेवर में अपना शेयर सरेंडर किया है, परित्याग किया है, इसको ट्रांसफर नहीं माना। सेक्शन 52 के अकॉर्डिंग ये इस डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं हुआ। ठीक है, एक अंशधारी का दूसरे के हक में अपना अंश देना अंतरण की परिभाषा में नहीं माना। लेकिन एक दूसरा मामला है, चिदंबरा वर्सेस मनिप्पा। चिदंबरा वर्सेस मनिप्पा, इस मामले में ट्रांसफर माना है, अंतरण माना है। यहाँ पे क्या हुआ था, एक विडो ने सरेंडर किया था जो लिमिटेड राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस है, सीमित दाय का समर्पण। एक विडो ने, विधवा ने अपने सीमित दाय का समर्पण किया, लिमिटेड इनहेरिटेंस के राइट का सरेंडर किया, उसे कोर्ट ने क्या माना है, ट्रांसफर माना, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ आपको डिफरेंट व्यूज मिलते हैं। खास बात आपको कहां से आइडेंटिफाई करनी है कि चाहे वो ट्रांसफर की डेफिनेशन में सेक्शन 5 में नहीं आ रहा हो, लेकिन अगर ऐसा नजर आता है कि यहाँ पर इस ट्रांसफर का जो उद्देश्य है पीछे छुपा हुआ, वो ये है कि हम क्रेडिटर्स को धोखा देना चाहते हैं, तो वो किस में आएगा, इस कैटेगरी में आएगा। नंबर 2 आपने लिखा है कि जो ट्रांसफर है वो डेटर होना चाहिए, अंतरण करता ऋणी होना चाहिए। अब मान लो आज की डेट में मेरे दिमाग में प्लान आता है, मैंने क्या किया, मेरे पास जितनी संपत्ति है मैंने आज तो ट्रांसफर नहीं किया, मैंने कुछ पिछले लोन जो ले रखे हैं वो चुकाने में मैं कैपेबल हूँ, मेरी प्रॉपर्टी कैपेबल है। अब मैं सोचती हूँ धोखा देने का, तो मैंने क्या किया, मैंने पहले यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, लोन पहले नहीं लिया, मैंने पहले ट्रांसफर कर दिया, और उस ट्रांसफर करने के तुरंत बाद मैंने कुछ लोन उठा लिए मार्केट से। अभी तक ये खबर ही मार्केट में नहीं पहुंची थी कि मैंने मेरी प्रॉपर्टीज ट्रांसफर कर दी हैं। तो मुझे लोन देने वाला क्या समझ रहा है कि इनके पास तो XYZ प्रॉपर्टीज हैं, इनके लोन्स, हमारे लोन्स इसमें से रिकवर हो जाएंगे। यानी फ्यूचर डेट्स, जो की पॉइंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, इट्स नॉट नेसेसरी कि जो डेट्स हैं, जो लोन है, वो पुराने ही हो और ट्रांसफर बाद में हुआ हो। ट्रांसफर पहले हुआ हो और लोन बाद में लिए गए हैं, वो भी पॉसिबल है, लेकिन इसका की पॉइंट क्या आएगा, अंतरण का उद्देश्य धोखा देना हो। चाहे हम ट्रांसफर पहले कर रहे हो बाद में कर रहे हो, लोन पहले ले रहे हो बाद में ले रहे हो, लेकिन हमने प्रॉपर्टी का ट्रांसफर इस इरादे से किया था कि हम क्रेडिटर्स को धोखा दें, तो ये एप्लीकेबल हो जाएगा। यानी फ्यूचर डेट्स पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि लोगों का दिमाग आगे से आगे चलता है ना, मैं पकड़ा ना जाऊं, किस तरह से रास्ता मुझे मिले। तो फ्यूचर डेट्स की अगर ये पोजीशन करेंगे तो इन्होंने कहा तब भी पकड़े जाओगे, तो भी वो ट्रांजेक्शन वॉइडेबल होगा। तीसरी बात आपने लिखी है कि इसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए डिले करना और डिफीट करना। देखिए, अगर यहाँ पे सपोज मेरे पास प्रॉपर्टी है XYZ और मेरे कई सारे लोन्स भी हैं, तो इसका अर्थ ये थोड़ी हुआ कि क्योंकि मैंने मार्केट से लोन ले रखे हैं तो मैं अपनी प्रॉपर्टी को बेच ही नहीं सकती। मैंने जब भी प्रॉपर्टी को बेचने की कोशिश की आप उसे फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर ही कह दो, ऐसा है क्या, नो, ऐसा नहीं है। कि जो व्यक्ति
यहाँ पे डेटर की पोजीशन में है, जिसने लोन उठा रखे हैं, वो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर जब भी करेगा तो लॉ ये प्रिज्यूम करेगा कि धारा 53 है, उसे फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर करेगा। ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्ट अगर ये है कि हम इस ट्रांसफर को कर ही इसलिए रहे हैं कि हम क्रेडिटर्स को हाथ में प्रॉपर्टी ना जाए, धोखा देना चाहते हैं, डिले करना चाहते हैं, तो ये सेक्शन काम करेगा। इसमें आपको ये भी समझाया गया है टीपी एक्ट में कि अगर मान लीजिए एक व्यक्ति के 10 लेनदार हैं, 10 क्रेडिटर है उसके मार्केट, अब उसने अपनी प्रॉपर्टी बेची, उसमें से एक क्रेडिटर का पैसा चुका दिया, सबको नहीं गया, बाकी 9 खाली। उसने अपनी सारी संपत्ति बेच के एक ही क्रेडिटर जिसको पे करना था, उसका लोन जितना था उसको पे कर दिया, यानी एक को तो फ्री कर दिया, अब उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो बाकी 9 क्रेडिटर्स को क्या मिलेगा? नथिंग। क्या ये भी फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर है? क्या आप कहेंगे कि सबको मिलना चाहिए था? बताओ, क्वेश्चन समझ आया मेरा? ऑनलाइन में क्वेश्चन समझ आया? क्या पूछा मैंने? मैम एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। यानी कि बीच बीच में यूं यूं झकझोरना पड़ता है, नहीं तो क्या है कि आप लोग सो जाते हो, मैडम तो प्रवचन दे रही है, प्रवचन दे के चली जाएंगी। इसीलिए टू वे कम्युनिकेशन जरूरी हो जाता है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सीमा जी ने लोन ले रखा है, किससे ले रखा है? ये जितने अभी दिखाई दे रहे हैं सामने, ऑफलाइन ऑनलाइन, इन सबसे ले रखा है। ठीक है, सबसे कुछ ना कुछ अमाउंट लोन ले रखा है, और सीमा जी की प्रॉपर्टी कौन सी है? एक्स नाम की प्रॉपर्टी है। सीमा जी ने केवल ज्योति को, ज्योति कंडेला जो है, उनको सारा लोन चुका दिया, प्रॉपर्टी एक्स बेची और ज्योति का सारा लोन चुका दिया। 10 में से किसको चुकाया? एक क्रेडिटर को चुकाया, बाकी क्रेडिटर्स को कुछ भी नहीं मिल पाया। क्या ये भी ट्रांसफर जो किया गया है ज्योति को, ये फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? मतलब ये जो प्रॉपर्टी उनको दी गई है एक तरीके से लोन चुकाने के लिए, ये फ्रॉडुलेंट है? या मैंने सपोज किसी सी को दे दी, बेच दी, उनसे जितना पैसा आया वो सारा ज्योति को दे दिया, व्हाटएवर, तो क्या ये फ्रॉडुलेंट है? नहीं। ऑनलाइन में बताएंगे आप? सवाल अब समझ आया? नो मैम, नॉट फ्रॉडुलेंट। ये फ्रॉड की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि डेटर का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? क्रेडिटर को पैसा देना ही है, वो किसी से छुपा नहीं रहा है, बस ये है कि उसके लोन इतने ज्यादा है कि वो सबको नहीं दे पा रहा, किसी एक को दे रहा है। तो टीपी एक्ट ने इसे फ्रॉड नहीं कहा, लेकिन इंसॉल्वेंसी लॉ में ये फ्रॉड है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इस बारे में मना नहीं करता, वो कह रहा है आपके 10 क्रेडिटर है, उसमें से आपने एक को पे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो ऐसा, क्योंकि आपका उद्देश्य चोरी करना थोड़ी हुआ, छुपाना थोड़ी हुआ। लेकिन अगर जहां पर आप इंसॉल्वेंसी लॉ में हो, दिवाला अधिनियम है, तो उसके अनुसार अगर 10 क्रेडिटर हैं आपके, तो उन 10 को कुछ ना कुछ जाना चाहिए। आप किसी एक के फेवर में ही कर रहे हो तो बायस हो रहे हो, फिर आपका ये अगर कोई ट्रांसफर किया गया है तो फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर आएगा। कौन सा एक्ट कह रहा है? इंसॉल्वेंसी, दिवालिया अधिनियम। टीपी एक्ट मना नहीं करता, टीपी एक्ट कहता है ऐसा ट्रांजैक्शन वैध है। कुछ अपन उदाहरण देखने की बात करें कि यहाँ पे ऐसे इलस्ट्रेशन हमें नजर आए अगर, कि कब हम पता लगाएं कि कोई फ्रॉडुलेंट इंटेंशन नजर आता है। जैसे एक व्यक्ति ने जस्ट लोन लिया, उसके जस्ट बाद वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया। लोन उसने लिए मार्केट से काफी सारी मात्रा में ले लिए, और उसके जस्ट बाद वो दिवालिया घोषित हो गया। मतलब क्या समझ आ रहा है कि अभी तो प्रॉपर्टी थी इतनी उसके पास, एकदम से वो जीरो पे आ गया। दूसरा, अगर मान लीजिए आनंद फानन में बहुत जल्दी वो ट्रांजेक्शन कर रहा है, जिसके कोई हमारे पास प्रॉपर एविडेंसेस भी नहीं है, और जो ट्रांजेक्शन हुआ है अपने फैमिली मेंबर्स में से ही किसी के पास हुआ है, पोजेशन अभी भी उसके पास ही है, उसने शो तो कह रहा है कि मेरे पास नहीं है, प्रॉपर्टी मैंने दे दी, पोजेशन अभी भी उसके पास ही है, तो ये एविडेंसेस भी क्या शो करेंगे कि यस, इस व्यक्ति ने फ्रॉड करने के इरादे से ट्रांसफर किया है, बहुत कम कीमत पे कंसीडरेशन लेके ट्रांसफर कर दिया है।
प्रॉपर्टी की जो कीमत थी उससे बहुत कम वैल्यू पे उसने क्या कर दिया, संपत्ति का अंतरण कर दिया। तो ऐसे फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के आधार पे हम पता लगाएंगे, क्योंकि इंटेंशन कैसे पता लगेगी, आशय कैसे पता लगेगा कि उसका धोखा देने का इरादा था, अगर कि उसने इनमें से कोई फैक्ट जो हमारे नजर आ रहे हैं उनको देख के हमें पता चलेगा। जैसे हस्बैंड ने वाइफ को ट्रांसफर किया, हस्बैंड ने खूब डेट ले रखे हैं, मार्केट से लोन उठा रखे हैं, और उसने अपनी 90% प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम कर दी, 10% अपने पास रखी हुई है। अब कह रहा है इस 10% में से ले लो मिस्टर क्रेडिटर्स, जो जो लेना हो आपको, 90% तुम्हें पास है नहीं। क्या दिखाई दे रहा है, फ्रॉड दिखाई दे रहा है। नॉन को करी है, वाइफ को करी है, अपने सेव करने के ऑब्जेक्ट से की है, साफ नजर आ रहा है। तो धोखा देने का यहाँ पे क्या होना चाहिए, इरादा होना चाहिए। अच्छा, अपन डिक्लेयर कैसे कराएंगे, कोर्ट के द्वारा वाद दायर करके भी करवा सकते हैं, और क्रेडिटर्स खुद भी ऐसा डिक्लेरेशन कर सकते हैं कि इसे वॉइड डिक्लेयर किया जाए। दोनों प्रकार से हो सकता है, क्रेडिटर्स के द्वारा भी डिक्लेरेशन हो सकता है वॉइड डिक्लेयर करने का, और न्यायालय द्वारा भी हो सकता है। उसके बाद आपने लिखा है ट्रांसफरी कैसा होना चाहिए, जिसने कि बोनाफाइड वे से खरीदारी नहीं की हो। यहाँ बोनाफाइड ट्रांसफरी को प्रोटेक्ट किया गया है। मान लीजिए ए ने जिस संपत्ति को बी को ट्रांसफर किया, यहाँ बोर्ड पे आपको इलस्ट्रेशन जो है वो दिख रहा है, यहाँ इस संपत्ति को क्या किया है, ट्रांसफर किया गया है ए के द्वारा बी को। तो ये ट्रांसफर करते समय मान लीजिए बी को किसी प्रकार की नॉलेज ही नहीं है, सूचना ही नहीं है कि ए मुझे क्यों ट्रांसफर कर रहा है। भाई अगर मैं आपको अपनी संपत्ति बेचने आती हूँ, आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपको मेरा उद्देश्य मैंने बताया ही नहीं है, मेरे मन में तो ये चल रहा है कि मैं धोखा देना चाहती हूँ, क्रेडिटर्स के हाथों में जाने से बच जाए, मैं ट्रांसफर कर दूँ। लेकिन आप बोनाफाइड परचेजर हो, तो यहाँ ये कह रहा है इस बोनाफाइड परचेजर का ट्रांसफरी कौन है, बोनाफाइड है, सद्भावना पूर्वक खरीद रहा है चीज, तो उसके हितों पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, फिर ये ट्रांजेक्शन वॉइड नहीं होगा। और क्या लिखा है आपने, कंप्लीट। संपत्ति का अंतरण ऋणदाता के अलावा किसी और को किया जाना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, एक व्यक्ति को अगर दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे ट्रांजैक्शन टीपी एक्ट में कैसा माना गया है, वैलिड माना गया। अदर पर्सन को जो है वो आपने ट्रांसफर किया, तो 53 कहता है कि ये फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर है। बताइए यहाँ तक जो भी समझा, कहीं कोई दिक्कत आ रही है? नो मैम। अब बेरेक उठाइए। एवरी ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, हर एक वो ट्रांसफर जो अचल संपत्ति का हमने किया है, मेड विथ इंटेंट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, मेड विथ इंटेंट, मतलब इस आशय से किया गया है कि हम धोखा देना चाहते हैं, टू डिफीट और डिले द क्रेडिटर्स, लेनदारों को धोखा देने के इरादे से किया गया है। शैल बी वॉइडेबल, कैसा होगा ये ट्रांजैक्शन, वॉइडेबल होगा, शून्य करनीय होगा, एट द ऑप्शन ऑफ एनी क्रेडिटर सो डिफीटेड और डिलेड, कोई भी ऐसा लेनदार जो ये कहता है कि इस अंतरण को शून्य घोषित करो। ए ने बी को ट्रांसफर किया था, क्रेडिटर्स की लिस्ट में से अगर 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 2 लोग हैं, जितने भी, कोई भी एक व्यक्ति अगर ये कहता है कि इसे आप वॉइड डिक्लेयर करो, तो इसे वॉइड डिक्लेयर कराया जाएगा। ये जरूरी नहीं है फिर कि मान लीजिए 10 लोग हैं तो 10 के 10 अलग अलग सूट फाइल करें, 10 क्रेडिटर्स सबके बिहाफ पे एक सूट फाइल कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव सूट जिसे कहा जाता है, प्रतिनिधिवाद, दैट इज पॉसिबल। तो इसने कहा, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सेक्शन 53 का परिणाम क्या होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, कौन वॉइड डिक्लेयर करा सकता है, एग्रीव्ड पार्टी। एग्रीव्ड पार्टी कौन होती है यहाँ पे, पीड़ित पक्ष कौन होता है यहाँ पे, क्रेडिटर होता है। क्या सारे लेनदारों को वाद दायर करना जरूरी है, नहीं, एक लेनदार ने सबके बिहाफ पे अगर वाद दायर किया है तो सबकी ओर से ही माना जाएगा, सबको अलग अलग वाद दायर करने की आवश्यकता नहीं है, सबको उपचार मिलेगा।
Nothing in this subsection shall impair the rights of a transferee in good faith and for consideration. Nothing in this section shall impact. कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी ये क्या कह रहा है, ये सेव कर रहा है, सेविंग क्लॉज, ये वाली लाइन क्या कहला रही है, सेव कर रही है। सेविंग क्लॉज में क्या बता रही है आपको, उस व्यक्ति के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो कैसे खरीद रहा है, ट्रांसफरी कौन सा है, गुड फेथ में ले रहा है और विथ कंसीडरेशन ले रहा है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। Nothing in this subsection shall affect any law for the time being in force related to insolvency. यहाँ पे जो लिखी गई बातें हैं वो किस पे प्रभाव नहीं डालेंगी, दिवाला अधिनियम पे भी प्रभाव नहीं डालेंगी, क्योंकि हमने देखा इंसॉल्वेंसी लॉ की पोजीशन कुछ अलग है। उसमें 10 में से एक क्रेडिटर को अगर आपने पे किया है तो वहां प्रिजम्पशन की जाती है कि ये फ्रॉडुलेंट इंटेंशन है, वहां डीम्ड यानी माना जाता है कि 10 में से एक को आपने भुगतान किया तो ये वॉइड ही होना चाहिए, क्योंकि सबको बराबरी पे लिया जाना है। तो यहाँ पे लिखी गई बातें इंसॉल्वेंसी लॉ पे इफेक्ट नहीं डालेंगी। यहाँ तो उसे क्या किया है, वैलिड माना है कि अगर 10 में से एक क्रेडिट को अपन पे कर रहे। A suit instituted by a creditor, एक लेनदार ने वाद दायर किया है टू अवॉइड ए ट्रांसफर, वो क्या कर रहा है, ट्रांसफर को अवॉइड करना चाहता है, यानी शून्य घोषित करवाना चाहता है संविदा को, ऑन द ग्राउंड दैट इट हैज बीन मेड विद इंटेंट टू डिफीट और डिले द क्रेडिटर्स ऑफ द ट्रांसफर। तो वो एक लेनदार क्या कह रहा है कि भाई ये ट्रांसफर ने इसलिए ट्रांसफर किया है कि ये हम लेनदारों को डिफीट करना चाहता है, डिले करवाना चाहता है, इस इरादे से किया है। shall be instituted on behalf of or for the benefit of all the creditors, तो उस एक लेनदार के वाद को कैसा माना जाएगा, सभी के द्वारा किया गया वाद माना जाएगा। which, ये ब्रैकेट में जो लिखा है वो भी देख लीजिए, creditor which term includes a decree holder whether he has or has not applied for execution of his decree। ये creditor जिसने वाद दायर किया, न्यायालय ने उसके पक्ष में, एक लेनदार के पक्ष में डिक्री दे दी है, ये डिक्री होल्डर है, और भले एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, निष्पादन नहीं हुआ, लेकिन ये एक लेनदार के द्वारा वाद दायर जो किया गया था, ये सभी लेनदारों के खिलाफ, सभी लेनदारों के द्वारा दायर किया गया माना जाएगा। बताओ, ये सब सेक्शन 1 की बात समझ में आई है सारी। सेक्शन 53 क्लॉज 1 हिंदी में भी सभी लोग देख लें, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो हम बात करते हैं। यस, ऑनलाइन में किसी का कोई सवाल? नो मैम। क्लियर है सबको? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए आराम से। ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कि इसे कोई नॉलेज नहीं है, एक के इरादे की उसे पता नहीं होनी चाहिए, तो वो वैलिड है, वो वॉइडेबल नहीं होगा। पता होगा तो मतलब आप झूठ में साथ दे रहे हो, लेनदार गलती कर रहा है, धोखा देना चाह रहा है, आप उस धोखे में उसका साथ दे रहे हो। क्लियर? चलूं आगे। अब इसी का सबसेक्शन 2 ये क्या बात कहता है, इसके लिए पहले मैं आपको एक उदाहरण बता देती हूँ। एक प्रॉपर्टी को 2 बार ट्रांसफर किया है, एक प्रॉपर्टी को 2 बार ट्रांसफर किया गया है। पहले तो एक व्यक्ति जिसके 2 बेटे हैं, उसने अपनी संपत्ति अपने दोनों बेटों को ट्रांसफर कर दी, जैसे कि बिना प्रतिफल, विदाउट कंसिडरेशन। बच्चों को प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, कैसे हो रही है, विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफर हो रही है। तो पहला ट्रांसफर कैसे हो रहा है, उस प्रॉपर्टी का, एक्स नाम की प्रॉपर्टी का, विदाउट कंसिडरेशन, बिना प्रतिफल के हो रहा है। उसके बाद इसने दूसरा ट्रांजैक्शन और किया है, इसने, फादर ने सी नाम के व्यक्ति को इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया दोबारा। वही एक्स नाम की संपत्ति जो उसने अपने बच्चों को दे रखी है दोनों को, वही संपत्ति वो सी को दे रहा है,
क्यों दे रहा है? पहला वाला ट्रांजेक्शन विदाउट कंसिडरेशन था, दूसरे वाले में इसने क्या कर लिया? पैसा ले लिया। 1 करोड़ की संपत्ति थी, इसने 1,50,00,000 वॉट एवर अमाउंट ले ली। अब वो क्यों ले ली उसने? अब ये इसमें 2 ट्रांसफरी हो गए। पहले ट्रांसफरी कौन थे? वो दोनों बेटे। दूसरा ट्रांसफरी कौन? ये सी। ये सी नाम के व्यक्ति यानी दूसरे यानी सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी को धोखा देना चाहता था। ये व्यक्ति जिसने ट्रांसफर किया, ट्रांसफरर, ये दूसरे अंतरण को क्या करना चाहता है? अंतरिति को धोखा देना चाहता था। भाई पैसा तो आ गया, अब पहले ट्रांसफरी आ जाएंगे और कहेंगे भैया ये दूसरा वाला तो वॉइड है नहीं, और ये कोर्ट के लफड़े में मामला चलता रहेगा और ये पैसा मुझे मिल जाएगा सेकंड ट्रांसफर के जरिए। पहला ट्रांजैक्शन, एक प्रॉपर्टी के 2 बार ट्रांजैक्शन हुए हैं। पहला बिना प्रतिफल के, विदाउट कंसिडरेशन। दूसरा उसी प्रॉपर्टी का विद कंसिडरेशन किया गया है और इस इरादे से, यहां पर भी फ्रॉड है, यहां पर फ्रॉडुलेंट इरादे से वो दूसरा ट्रांजैक्शन इसलिए किया जा रहा है ताकि वो दूसरे जो ट्रांसफरी हैं उनको प्रॉपर्टी तो देनी नहीं है, ट्रांजैक्शन करना नहीं है, क्योंकि वो पहले वाले अंतरिति भी बीच में आ जाएंगे तो कहानी उलझ ही जाएगी, तो दिक्कत आएगी। तो यहाँ वो उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है, उससे पैसों का फायदा लेना चाहता है, इसीलिए ये सेकंड ट्रांसफर कर रहा है। ये जो सेकंड ट्रांसफर जो ट्रांसफरी होगा उसके राइट्स को प्रोटेक्शन मिलेगा, और जो पहला किया गया ट्रांसफर था विदाउट कंसिडरेशन वो शून्य घोषित किया जा सकेगा, वॉइड डिक्लेयर कराया जा सकेगा। तो यहाँ पर भी आप प्रोटेक्शन देख रहे हैं सेकंड ट्रांसफरी के। पढ़िए इसको, डायरेक्ट है ही आपके पास। एवरी ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड विदाउट कंसिडरेशन, हर एक वो ट्रांसफर जिसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी को बिना प्रतिफल के ट्रांसफर किया गया है, विथ इंटेंट टू डिफ्रॉड, यहाँ पर भी इरादा है, इंटेंशन है। क्या इंटेंशन है? टू डिफ्रॉड अ सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी, किसको धोखा देने का इरादा है? जो सब्सिक्वेंट यानी बाद वाला ट्रांसफरी है। shall be voidable at the option of such transferee, ये ट्रांजेक्शन कैसा हो जाएगा? voidable कहलाएगा, शून्य करनीय कहलाएगा। यानी जो सेकंड वाला ट्रांसफरी है ये इसे कहेगा कि भाई पहले वाले ट्रांसफर को void डिक्लेयर करवाया जाए, क्योंकि आपका इरादा धोखा देने का था। For the purpose of this subsection, no transfer made without consideration shall be deemed to have been made with intent to defraud by reason only that a subsequent transfer for consideration was made. अब यहाँ इन्होंने ये और क्लियर कर दी बात कि भैया हमेशा ऐसा मत समझ लेना कि जब एक व्यक्ति एक संपत्ति का 2 बार ट्रांसफर करता है तो पहला वाला ट्रांजैक्शन वॉइड ही होगा हमेशा, अगर वो विदाउट कंसिडरेशन हुआ है तो। ये मत मान लेना, यहाँ पे इंटेंशन का इंपॉर्टेंट रोल है, ये बताना चाह रहा है। सेम टू सेम बातें हैं, सेकंड पैरा में भी सेम बात है। हाँ, यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है वो सेकंड पैरा में? भाई फर्स्ट पैरा की पोजीशन क्लियर है दिमाग में? क्या पोजीशन है? एक ट्रांसफर जो है एक ही संपत्ति का 2 बार ट्रांसफर कर रहा है, पहली बार बिना प्रतिफल विदाउट कंसिडरेशन, दूसरी बार विद कंसिडरेशन। क्यों कर रहा है? क्योंकि दूसरे वाले को धोखा देना चाहता है। तो यहाँ आपको ये समझा रहा है ये लॉ, ये कह रहा है कि भाई आप हमेशा पिक्चर ऐसी मत बैठा लेना अपने दिमाग में कि अगर एक प्रॉपर्टी के 2 बार ट्रांसफर हुए हैं, पहली बार विदाउट कंसिडरेशन, दूसरी बार विद कंसिडरेशन, तो हमेशा वो फ्रॉडुलेंट ही होगा। ये पिक्चर मत बैठा लेना। बिल्कुल हो सकता है, अगर इंटेंशन मेलाफाइड नहीं है तो वैध भी हो सकता है। दोबारा पढ़ लो इस लाइन को। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन, इस उपधारा के प्रयोजन से, नो ट्रांसफर मेड विदाउट कंसिडरेशन, कोई भी ऐसा ट्रांसफर जो बिना प्रतिफल के किया गया है, शैल बी डीम्ड, अब शैल के बाद नॉट लगा सकते हो यहाँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ट्रांसफर मेड, इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हो आप, ट्रांसफर मेड विदाउट कंसिडरेशन, ऐसा ट्रांसफर जो बिना प्रतिफल के किया गया है, shall not be deemed to have been made, तो ये नहीं समझा जाएगा कि वो किस लिए किया गया है, लेनदारों के साथ धोखा करने के इरादे से ही किया गया है, क्योंकि जो बाद वाला कंसिडरेशन के साथ किया गया है, बाद वाला ट्रांसफर विद कंसिडरेशन है, पहले वाला बिना कंसिडरेशन है, तो हमेशा ये नहीं समझा जाएगा
कि जो किया गया है बाद वाला वो कैसे किया गया है, फ्रॉड करने के इरादे से ही किया गया है, जब तक ऐसा इंटेंशन आपको फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस से शो नहीं होता हो। भाई स्पिरिचुअल गुरु हमेशा ऐसे ही थोड़ी है, डिसिपल गुरुजी और डिसिपल जो है, गुरुजी और उनके चेले के बीच में हमेशा ही ऐसा नजर आए कि नहीं साहब एक 10-15 बाबा जी ऐसे निकल गए तो अब ऐसा ही होगा। कोई एकाध ज्ञानी या विद्वान पुरुष भी आपको समझ आ सकते हैं कि हाँ ये सही भी कह रहे हैं बात, है ना, तो पॉसिबल है। तो आप हमेशा एक ही चीज लेके अपने दिमाग में नहीं चलेंगे। सेक्शन 53 फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर से रिलेटेड कोई सवाल आप लोगों के दिमाग में हो तो आप पूछ सकते हैं ऑनलाइन में। No, ma'am. अब चलते हैं 53A, पार्ट परफॉर्मेंस, भागिक पालन। इसका कंसेप्ट समझिए पहले, फिर अपन डायरेक्ट को लेते हैं। यहाँ देखिए क्या है, आपने अभी तक इतना तो टीपी में समझ लिया है कि जब हम इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ट्रांसफर करना चाहेंगे तो वो उसकी कीमत अगर 100 रुपए से ज्यादा की है तो उसका लिखित होना जरूरी है। कई जगह जहां उसका रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन जरूरी बताया गया है तो रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, स्टैंप लगना जरूरी है, टेस्टेशन होना जरूरी है ना। तो उसकी फॉर्मेलिटीज के बिना हमने कहा नहीं साहब ये तो वैलिड नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या सर्कमस्टांसेस है, मैंने आपको कोई प्रॉपर्टी बेची है, ठीक है, आपके और मेरे बीच में इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। हमने इस कॉन्ट्रैक्ट को रिटन ड्राफ्ट कर लिया है, लिखित में तैयार करा लिया है, सिग्नेचर भी हमने कर दिए हैं। मैंने इस सीक्वेंस में कुछ पैसा आपसे लिया है और संपत्ति आपको मैंने ट्रांसफर कर दी है, मेरी प्रॉपर्टी भी पोजेशन भी मैंने आपको दे दिया है। आपने कुछ पेमेंट कर दिया, कुछ अभी बाकी है। सपोज इस प्रॉपर्टी को हमने 1 करोड़ में ये प्रॉपर्टी को खरीदने बेचने का कॉन्ट्रैक्ट था, मैंने आपसे 50% पैसा ले लिया, प्रॉपर्टी का पोजेशन दे दिया, 50% लेना बाकी है। किससे किया मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट, मीरा जी से किया। अब मेरे पास प्रियंका जी से मेरी बात हुई जब इसका आधा पैसा और लेना बाकी था, आपने इतने सस्ते में दे दी मैडम ये प्रॉपर्टी 1 करोड़ में। हाँ, दे दी, मुझे लगा यही वर्थ है। मैडम इसकी वैल्यू आपको पता है 2 करोड़ है। मैंने कहा अरे सीधे 1 करोड़ का नुकसान, सीरियसली? उसने कहा हाँ, अब क्या करें, रास्ता लगाओ, दिमाग लगाओ। तो प्रियंका जी ने मेरे से कहा मैडम आपने इसका रजिस्ट्री करवा लिया? मैंने कहा नहीं। अरे तो मैडम आपके हाथ में है बात, रजिस्ट्री तो करवाई नहीं, केवल क्या करवाया है, रिटर्न कराया है। बैक हो जाओ, कोर्ट में भी जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कोर्ट में भी जाएंगे तो जज साहब क्या कहेंगे, ये तो डॉक्यूमेंट वैलिड ही नहीं है, इसको एनफोर्स कैसे कराएं। आप अपनी प्रॉपर्टी का पोजेशन वापस लो और इनके जो पैसे दिए हैं ले लो, मैं आपको 2 करोड़ दिलवाती हूँ प्रॉपर्टी के। मैंने कहा बात तो सही कह रही है, सवाल 1 करोड़ का है, अपन ने लिखित ही किया है, अभी पंजीकृत तो किया ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आप लोग यानी कि मीरा जी जो ट्रांसफरी थे, बायर था, उसने आधा पैसा दे दिया था, बाकी आधा देने को तैयार थे, मना नहीं कर रहे थे। रिटन डॉक्यूमेंट तैयार था, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, वो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए भी तैयार थे। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मना कर रही हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में क्या आ गया, लॉ का मिसयूज करने का ख्याल आ गया। मैंने कहा अरे रजिस्टर्ड तो हुआ ही नहीं है, टेक अ बेनिफिट बिकॉज दिस इज नॉट रजिस्टर्ड। लॉ कहता है, एक्सक्यूज मी प्लीज, लॉ कहता है इफ इट इज रिटन सम पार्ट परफॉर्मेंस हैज बीन डन, आंशिक रूप से पालन कर लिया गया है, भागिक रूप से पालन कर लिया गया है। पार्टी इज सेकंड पार्टी जिसके साथ आप ब्रीच कर रहे हो वो भी पालन करने के लिए तैयार है, बाकी रिमेनिंग परफॉर्मेंस करने के लिए तैयार है। आप केवल इस चीज का सहारा नहीं ले सकोगे कि रजिस्ट्रेशन एक्ट ने मना किया था तो भाई हम सुप्रीम, फॉर्मेलिटी है पूरी करवा लो, आप बैक नहीं हो सकते। अब समझ आ रही है बात, आप इस आधार पे बैक नहीं हो सकते सिर्फ कि आपने कहा भाई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, ये औपचारिकता पूरी नहीं हुई है, पीछे हो जाए हम, संविदा वैध नहीं है। नो, यू आर बाउंड, यू हैव टू परफॉर्म, जिसे कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, भागिक पालन का सिद्धांत। आई बात समझ में, कंसेप्ट आया सबको, कंसेप्ट समझ में आया, फिर अपन लैंग्वेज पे चलेंगे।
Yes, ma'am. Clear है. लॉ बनाने वालों ने, जिन्होंने भी बनाया है इसको, कई बार इसमें ऐसी चीजें भी डाली हैं कि अब हम जब कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं तो वहां पे भी हमें नजर आती है कि कानून से भी ऊपर एक चीज होती है, क्या? न्याय, जस्टिस। अल्टीमेटली कानून को बनाया किसके लिए जाता है? जस्टिस के लिए बनाया जाता है। अगर वही ऑब्जेक्ट हमारा पूरा नहीं हो रहा हो तो क्या होगा? अभी आप इंटरप्रिटेशन पढ़ रहे हो, इंटरप्रिटेशन में जो बारीकियां है, अपना अभी तो सब्जेक्ट ब्रीफ में आपके सामने चला है बिकॉज इस सब्जेक्ट को आपको आरजीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से आउटलाइन रिक्वायर्ड है। अदरवाइज दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। आप जब इसको इन डेप्थ पढ़ेंगे एलएलएम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आपको बताएगा कि कहीं अगर शेल वर्ड लिखा हुआ है तो उसका मतलब न्यायालय बाध्य हो हमेशा, ऐसा नहीं है। और कई जगह जहां मे वर्ड लिखा हुआ है वहां पे न्यायालय में होने के बावजूद, कर सकता है होने के बावजूद भी वो बाध्य है। इंटरप्रिटेशन वो चीज है, निर्वचन। और ये काम किसका होता है? आप लोगों का। जुडिशियल ऑफिसर्स जो बनते हैं उनका काम ये होता है कि ये देखना कि कोई कानून जो बनाया गया है उसका ऑब्जेक्ट फेल नहीं हो जाए। इसीलिए इंटरप्रिटेशन सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है, क्योंकि कानून का आपको निर्वचन करोगे तभी तो लागू करोगे। इंटरप्रेट करना, समझना कि वास्तव में ये क्या कह रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, इस लॉ को बनाने के पीछे ऑब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पर भी वही चीजें हमें नजर आती हैं कि जस्टिस ऊपर है। इंटरप्रिटेशन यूं तो अपन देखें कि रिजिड हैं हम, कि भाई हमें पूरा करना है उसकी फॉर्मेलिटी, हम मना नहीं कर रहे हैं। इस सेक्शन का मतलब आप ये भी मत समझ लेना कि भैया उसको तो डिमोटिवेट ही कर दिया बेचारे, रजिस्ट्रेशन एक्ट की तो सुन ही नहीं रहे हो आप। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, उसको भी सुन रहे हैं, उसकी औपचारिकता को भी पूरा कर रहे हैं और करेंगे। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि किसी व्यक्ति को हम अननेसेसरी नुकसान पहुंचाएं कानून का सहारा लेकर। देखिए पार्ट परफॉर्मेंस क्या कहता है, वेयर एनी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट्स टू ट्रांसफर फॉर कंसीडरेशन। जहां कोई भी व्यक्ति ये संविदा करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो प्रतिफल लेके प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा, एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय राइटिंग, लिखित में करेगा, साइंड बाय हिम, सिग्नेचर भी किए हैं, और ऑन हिज बिहाफ, फ्रॉम विच द टर्म्स नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट द ट्रांसफर कैन बी ascertained with reasonable certainty। लिखित में संविदा इसलिए तैयार कर लिया गया ताकि सारी शर्तों को भली भांति निश्चित किया जा सके, क्योंकि रिटन में होने से ही सारी चीजें क्या रहती हैं, सर्टेन रहती हैं, एम्बिग्विटी नहीं रहती। एंड द ट्रांसफरी हैज, और ट्रांसफरी ने क्या किया, हैज इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, संविदा के भागिक या आंशिक पालन में, टेकन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी और एनी पार्ट देयर ऑफ, उस प्रॉपर्टी का कोई भाग ट्रांसफरी के पास जा चुका है या पूरी प्रॉपर्टी का पोजेशन ही जा चुका है। और द ट्रांसफरी बीइंग ऑलरेडी इन पोजेशन कंटिन्यूअस इन पोजेशन इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, या फिर अगर पोजेशन संविदा के पहले से ही उसके पास था, सपोज वो टीनेंट के रूप में पोजेशन लिए हुए ही था, अब वो उस मकान को खरीद ही रहा है, तो कंटिन्यू है इन पोजेशन में। किस लिए है कंटिन्यू? अब वो उस कॉन्ट्रैक्ट के कंटिन्यूएशन। एंड हैज डन सम एक्ट इन फर्दरेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और इसी कॉन्ट्रैक्ट के फर्दरेंस में, अग्रसर में होके आगे वो कार्य करने के लिए भी तैयार है, औपचारिकताएं पूरा करने के लिए तैयार है। एंड द ट्रांसफरी हैज परफॉर्म्ड और इज विलिंग टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, आधा तो पूरा कर लिया उसने और बाकी आधा भी वो पूरा करने के लिए तैयार है, रेडी है, विलिंग है। दैट notwithstanding, then notwithstanding where there is an instrument of transfer। अब ये कुछ चीजें यहाँ ओमिट कर दी गई हैं, जहां पे ये कहा गया, ये आपको दिया होगा, द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट दो रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड हैज नॉट रजिस्टर्ड। 2001 में जो आपको डॉट नजर आ रहे हैं यहाँ पे, जो शब्द लिखे हुए आपको पता चल रहा होगा नीचे फुटनोट में कि कौन से शब्दों को हटाया गया है। 2001 में ओमिट कर दिया गया कि जिनका रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन करवाया नहीं गया, इसको हटा दिया इन्होंने। इन्होंने क्या कहा, इसको वाइडर मीनिंग दे दिया है, वेयर देयर इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, जहां ट्रांसफर करने के लिए हमने कोई विलेख बनाया, कोई डॉक्यूमेंट बनाया, दैट द ट्रांसफर हैज नॉट बीन कंप्लीटेड इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड देयरफॉर बाय लॉ,
फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। और वो इंस्ट्रूमेंट क्या कह रहा है? वो इंस्ट्रूमेंट ये कह रहा है कि भाई अभी वो पूरा नहीं है, कोई ना कोई औपचारिकता अधूरी है, रिटन नहीं, रिटन है तो रजिस्टर्ड नहीं है, या विटनेस उसके साइन नहीं है, स्टैंप नहीं है, कुछ औपचारिकता अभी अधूरी है। द ट्रांसफर और एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम, तो जो ट्रांसफर है या कोई भी और व्यक्ति जो उसकी ओर से करता है, क्लेम करता है, शैल बी डी बार्ड, ये कैसे माने जाएंगे? डी बार्ड मतलब रोका जाएगा इनको, फ्रॉम एनफोर्सिंग अगेंस्ट द ट्रांसफरी एंड पर्संस क्लेमिंग अंडर हिम। क्या रोका जा रहा है उसको? कि ना तो ट्रांसफरी के खिलाफ आप कोई क्लेम करोगे, ना ही ट्रांसफरी के जो और प्रतिनिधि हैं या क्लेम करने वाले व्यक्ति लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके खिलाफ भी आप कोई कार्यवाही नहीं करोगे, राइट्स एनफोर्स नहीं करोगे। एनी राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी अधिकार ऑफ विच द ट्रांसफरी हैज टेकन और कंटिन्यूड इन पोजेशन, जिसके बारे में अंतरिति ने पोजेशन ले लिया है, उसे अधिकार मिल गए हैं, अदर देन अ राइट एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सिवाय उन अधिकारों के आप कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे जिनके बारे में पहले से एक्सप्रेसली मेंशन किया गया था। पहले से अगर मेंशन कर दिया गया है भैया 1 तारीख तक आपका पैसा आया तो ठीक है, नहीं तो हम आपसे पोजेशन वापस ले लेंगे, अब ये पहले से लिखी गई बात थी, फिर आप इंटरफेयर कर सकते हो, अदरवाइज आप इंटरफेयर नहीं करोगे। सिर्फ इसलिए कि वो रजिस्टर्ड नहीं था आप इंटरफेयर नहीं करोगे। Provided that nothing in this section shall affect the rights of a transferee for consideration who has no notice of the contract or of the part performance thereof। यहाँ पे और प्रोवाइजो दे दिया इन्होंने, एक और ट्रांसफरी को ये प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ये कह रहे हैं अगर ऐसा कोई ट्रांसफरी है जिसे इस प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट की कोई नॉलेज नहीं है, विद कंसिडरेशन वो पार्ट परफॉर्मेंस कर चुका है, तो उस बोनाफाइड ट्रांसफरी के राइट्स का प्रोटेक्शन मिलेगा। यहाँ पे भी मतलब क्या हो रहा है, दूसरा ट्रांसफरी भी आ रहा है पिक्चर में, एक ट्रांसफरी तो है ही, एक और सेकंड आ रहा है जिसमें जो कि बोनाफाइड वे से प्रॉपर्टी ले रहा है, जिसको प्रीवियस ट्रांजैक्शन की कोई नॉलेज नहीं है, तो उस दूसरे वाले ट्रांसफरी का प्रोटेक्शन किया जाए। और मान लो दूसरे वाले ने रिटन रजिस्टर्ड दोनों करवा लिया, अब तो दो हो गई खतरे की बातें, एक के पास तो क्या है, रिटन डॉक्यूमेंट है, दूसरे के पास रिटन और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, अब दूसरा वाला जो है उससे पहले वाले की जानकारी नहीं है, तो प्रोटेक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दूसरे वाले को मिलेगा, और पहले वाले को क्या मिलेगा? उसे भी हम कंपनसेट करेंगे, उसे भी यहाँ रेमेडी मिलेगी। क्लियर है? तो यहाँ अपना कंप्लीट होता है सेक्शन 53A, और इसके साथ ही आपका ये शानदार लेंदी चैप्टर सेक्शन 5 से लेके 53A तक का चैप्टर नंबर 2 कवर होता है, जो आपको सारे जनरल प्रिंसिपल्स आपने पढ़े रिलेटेड टू मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, और जो इस पूरे सब्जेक्ट का बेस है। अब आप लोग बहुत अच्छे से इस सब्जेक्ट के लिए तैयार हो चुके हो। अब तो स्पेसिफिक ट्रांसफर्स हैं, केवल विशेष प्रकार की संविदाएं हैं थोड़ी बहुत जिनके बारे में हमें जानना है। तो अब यहाँ तक आपको अगर कोई दिक्कत नहीं आई है सब्जेक्ट को समझने में, तो आगे तो बिल्कुल सिंपल सिंपल थ्योरी है। ओके, आपका कोई सवाल आज की क्लास को लेके किसी का भी? नो मैम। तो आज की क्लास यहाँ ओवर करते हैं, आपके वाइवा को भी कल के लिए पोस्टपोन कर लेते हैं। आप लोगों का कल का जो पेपर होगा उसके साथ ही आपका वाइवा भी रख लेंगे। कल का पेपर आपका एक एनआई का मैंने आपको बताया था, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये आपका सब्जेक्ट हो चुका है, इसका प्री और मेंस दे देंगे आपको। जेजे में आपने 1 से 55 दिया है, 56 से 110 अगला वाला तैयार है आप लोगों का? नहीं है? अच्छा, जेजे तैयार नहीं, एनआई तैयार है, और इसके साथ एक प्रोबेशन तो दे चुके हो आप पहले, एसआरए, हाँ वो भी तो हो चुका है, आईआरओडब्ल्यू। तो ये दो माइनर एक्ट रख लेते हैं, इनका प्री और मेंस, एनआई और आईआरओडब्ल्यू, ये दोनों छोटे छोटे से हैं, कल इसका प्री और मेंस हो जाएगा। और वाइवा के लिए भी आप तैयार रहिएगा, मैं आपको ग्रुप में मैसेज करूंगी अगर हम लोग कल वाइवा का शेड्यूल रखते हैं तो। नहीं तो पेपर तो है ही। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।